हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट कोड एमपीएस 1 राजनीतिक सिद्धांत का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। और ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हमने सेलेक्ट किया है जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि हमने जून 2022 का ही क्यों सेलेक्ट किया। तो वो इसलिए कि अभी तक एमपीएस 01 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर था वो था आपका जून 2022 का। इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके सिलेबस से तो रिलेटेड हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। कंप्लीट यहां पे 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जाएगा। अच्छे से मैं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे आपके लिए एक ही रामबाण साबित हो और इसको स्टडी करके आप कम से कम पासिंग मार्क्स तो जरूर ला पाए। और ये मेरी गारंटी है, अगर स्टूडेंट इसको अच्छे से देख ले, समझ ले और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बने तो आप 100% अपने आंसर्स को अच्छे से लिख के आने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का। कुल 10 प्रश्न दिए होते हैं, 5 करने होते हैं। ये सब गाइडलाइंस आपको पता होगी, लेकिन आपको बता दें इस पीडीएफ में मैं आपको सभी 10 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। और ये पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो पूछा गया है आपके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को कई बार थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कंबाइंड करके यहां पे हम आपके लिए ये आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए आप इसका आंसर इजीली लिख पाए। ठीक है, तो देखिए, जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे, चाहे वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हो या हमें सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाए, तो इसका आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन देनी होगी। तो देखिए, राजनीति और सिद्धांत ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति का अर्थ होता है सत्ता और शक्ति, लेकिन अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्योरी। और अगर पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत से जो अर्थ निकाला जाता है वो निकाला जाता है विषय की परिकल्पना। और विषय की परिकल्पना से क्या मतलब है कि जो राजनीतिक शास्त्र या सिद्धांत जो विषय है उसकी क्या परिकल्पना है। तो इसकी परिकल्पना क्या होगी, तो वो होगी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन चीजों को जानते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति होता क्या है, राजनीति का विज्ञान क्या है, राजनीति किस चीज से संबंधित है, कौन से ज्ञान से संबंधित है। राजनीति के अंदर हम क्या करते हैं, समस्याओं का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके अलावा जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहे हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। उन क्रियाकलापों के क्या परिणाम निकलेंगे, क्या नीतियां निर्धारित की जाएगी, ये सभी चीजें हम इस राजनीतिक सिद्धांत के अंदर में ही देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत देखिए कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, अपने आप में ये एक विशाल क्षेत्र है। ठीक है, और जो भी कुछ हम इसमें अध्ययन करते हैं राजनीति शास्त्र में, तो वो सभी कुछ आपका राजनीतिक सिद्धांत का ही अंग माना जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत को देखिए समझने के लिए ना हमें राजनीतिक विज्ञान और तत्व विज्ञान को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो उसके लिए जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम राजनीतिक घटनाओं को देखते हैं विषय के रूप में और बताते हैं कि इन घटनाओं को कब शुरुआत हुई, कैसे घटी, इसका क्या कारण रहा। तो इन सब चीजों का हम राजनीतिक सिद्धांत में अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसको अगर पॉइंट वाइज अगर हम समराइज करें तो आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र जो क्या है वो है नागरिकों के राजनीतिक जीवन, उनके राजनीतिक विचार और राजनीतिक व्यवहार को समझना। इसके अलावा घटनाओं का वर्णन करना, समालोचना करना और खोज की पद्धति, ये किसमें शामिल है, राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीति क्या है, उसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आदि इन सभी संबंधों से जोड़कर समझने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत को प्राप्त करने का एक लक्ष्य है कि एक अच्छे समाज में अच्छे राज्य का निर्माण किया जाए। ये किसके द्वारा संभव है, ये राजनीतिक सिद्धांत द्वारा ही। राजनीतिक सिद्धांत उन विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों की व्याख्या करता है, अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, पुनर्अनुमान लगाता है और साथ ही साथ मानवीय व्यवहारों के लिए भी
सुझाव प्रस्तुत करता है। तो ये आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या था, वो था आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, तो इसकी बात अगर हम करें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का, तो ये ऐसा नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, ये अभी भी विकासशील अवस्था में है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का धीरे धीरे विकास हो रहा है और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है आपका उदारवादी और दूसरा होता है मार्क्सवादी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है, अपने आप में ही इसके साथ आधुनिक वर्ड लगा हुआ है, यानी जो भी बात करेगा ये मॉडर्न चीजों की बात करेगा। तो अगर हम बात करें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, तो इसकी शुरुआत होती है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है और इसका जो केंद्र बिंदु होता है ना, मेन इसका जो हेडिंग है या इसका जो मूल है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मूल है कि हमें जो बीत गया उसको छोड़ देना है और जो आ रहा है या जो चल रहा है उस पे ध्यान केंद्रित करना है। तो सबसे पहला मेन हेडिंग या पॉइंट ही यही है कि ये जो बीत गया उसको छोड़कर अब जो है उस पे ध्यान केंद्रित करता है। ये जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये निर्जीव की अपेक्षा जीवित पे ध्यान केंद्रित करता है। हम पुराने राजनीतिक सिद्धांत में क्या देखते थे कि उसमें जो है निर्जीव चीजें उन पे भी फोकस किया जाता था, लेकिन ये जीवित चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो चल रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घट सकती है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसी घटनाएं नहीं जो कि जो घट चुकी हो पहले उन पे थोड़ा ये कम ध्यान देता है और उसको अध्ययन में अपने कम शामिल करता है। इसके साथ साथ ये जो है ये वस्तुपरकता के स्थान पे, जो आत्मपरकता के स्थान पे जो है वस्तुपरकता को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, और पुराना जो चीज घटी है उससे लाभ उठाते हुए यथार्थवादी समर्थन करता है, यानी जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसको अपनाने की बात करता है। ठीक है, ये आपको समरी समझ में आ गई होगी। इसी से आप हेडिंग निकाल सकते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है, इसमें यथार्थवादी अध्ययन करते हैं, इसके अलावा इसमें मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों को प्रासंगिकता दी जाती है, इसके अलावा ये अंतर अनुसरणात्मक है, जिसमें अनुशासन की बात की जाती है। जो भी राजनीतिक अध्ययन होगा एक अनुशासनपूर्ण तरीके से होगी। इसमें विभिन्न समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, केवल एक ही पद्धति से राजनीति को नहीं समझा जाता बल्कि जितने भी मेथड्स अवेलेबल है उन सभी का यूज किया गया होगा। इसमें परंपरागत सीमाओं से जो है दूर हटकर आधुनिक चीज़ों की बात की जाती है और ये वर्तमानवादी है, जो अभी चल रहा है उसकी बात करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, ये पीडीएफ का हमने जो है पेड रखा है इसको, लेकिन ये कॉस्ट इसका इतना कम है कि एक स्टूडेंट जो मोमोज का आप खर्चा करते हैं या बाहर एक छोटा मोटे शॉप पे भी खाने जाते हैं उससे भी प्राइस काफ़ी कम रखा है। और चलिए आपके लिए मैं इस पीडीएफ को फ्री भी कर सकता हूं। इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है कम से कम 500 लाइक कर दिए और 500 सब्सक्राइबर आ गए, ठीक है, तो हम इसका फ्री लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। वहां से आप जाके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, इसे बहुत मिनिमम कॉस्ट पे परचेज कर लीजिए या फिर अगर आप फ्री चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई मुझे मैसेज नहीं करना। जैसे ही हमारे इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट होते हैं, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को चेक करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका, सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आकलन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन बहुत सरल सा, सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है कि लोकतंत्र की क्या अवधारणा है। तो पहले आप इसमें इंट्रो लिखेंगे कि लोकतंत्र देखिए होता क्या है या लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है। तो लोकतंत्र में देखिए सामान्य सी बात है, आप अगर इसे आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप ये एक जो टर्म है या जो वर्ड है इसे आप 9th या 10th क्लास से ही सुनते आ रहे होंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार है भाई उसी को हम सामान्य तौर पे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है इसे हम सभी व्यवस्थाओं से उत्तम मानते हैं, चाहे हम तानाशाही की बात करें या राजशाही की बात करें। क्योंकि तानाशाही और राजशाही में क्या होता है, या तो एक ही परिवार या एक वर्ग का शासन होगा, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमें देखने को मिलता है कि भाई सभी को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, सभी को मत देने का अधिकार है और सभी को चुने जाने का भी अधिकार है। ठीक है, आप चाहें तो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, और आपके
लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा क्या होता है, आपके सभी अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, आपको न्याय दिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, तो सबसे पहला इसका जो अवधारणा आ जाएगा वो आ जाएगा जनता की शक्ति। जनता की शक्ति का सीधा सा अर्थ है कि लोकतंत्र में देखिए होता क्या है कि जो जनता है वही संप्रभुता होती है उसी के हाथों में। हर साल या हर नियत समय पे, एक निश्चित समय पे हमारे देश में इलेक्शन होता है। ठीक है, अगर आम चुनाव की बात करें तो हमारे देश में 5 साल बाद आम चुनाव होता है। यदि आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही, उसके विचारों से आप सहमत नहीं है, उसके काम से सहमत नहीं है, तो अगली बार उसको आप वोट के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा उसे हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें तानाशाही और जो राजशाही व्यवस्था है उसमें कर पाना मुश्किल है। तो लोकतंत्र के द्वारा जनता की शक्ति कैसे है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो कि आगे जाके सरकार का गठन करती है। ठीक है, तो इसी से अगला हेडिंग निकल जाएगा आपका प्रतिनिधित्व के लिए। क्योंकि देखिए लोग इसमें होता क्या है लोकतंत्र में, अब एक एक व्यक्ति डायरेक्ट तो पार्टिसिपेंट्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि अगर सभी ही इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो एक दूसरे को ही वोट करते रह जाएंगे, फिर होगा क्या। तो इसलिए सभी को हम पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, संसद में नहीं बैठ सकते आप, तो इसलिए हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी चीज है कि जो भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जितने भी ऑप्शन हो उसमें से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, संसद में जाकर। तो ये प्रतिनिधित्व हो गई। इसके अलावा इसकी बात करें तो समानता जो है, राजनीतिक समानता इसमें है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता को महत्व दिया जाता है, यानी राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान है, उनको सभी को मत देने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अगर आप 18+ हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। आपके साथ इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही आपको जो है अवसरों से वंचित रखा जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो वहां पे आपके साथ लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको भी समान अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा भी लोकतांत्रिक समाज में या सरकारों में हमें देखने को मिलती है। हम बिना डरे जो है अपने विचारों को रख सकते हैं, बशर्ते कि हमारे विचारों से या भाषणों से हमारे देश को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस केस में भी यहां पे देखें तो एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया लोकतांत्रिक सरकार का। कानून का शासन होता है। यहां कानून के शासन से अर्थ है कि यहां पे ना सरकार बड़ी है ना जनता बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है, कानून बड़ा है। ठीक है, कानून बड़ा है। यदि कानून के दायरे में रह के अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो उसको भी सजा दी जाएगी, और यदि सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो उसके ऊपर भी कानून व्यवस्था, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जो कि इस पे देखरेख करेगा। इसके अलावा इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो भी राइट्स है केवल बहुसंख्यकों को दी गई, अल्पसंख्यकों को उनके संस्कृति, उनकी भाषा, उनके धर्म और उन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए या उनको मानने के लिए या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, किसी के ऊपर कोई बाधा नहीं लगाई जाती। एक और अन्य पॉइंट लिख सकते हैं आप 7 पॉइंट में कि विविधता और बहुलवाद, यानी हमारा देश देखे तो कितना विविधता से भरा हुआ है, सांस्कृतिक तौर पे देखे, धार्मिक तौर पे देखे या जीवन शैली के आधार पे देखे, तो इसमें भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी को अपने अनुष्ठान करने और सभी चीजों की इसमें आजादी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार किया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। करीब 15 से 20 मिनट का वो अकेले वीडियो है, अगर आप उसको देख लेंगे तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर जॉन रॉल्स के न्याय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली लिख पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उस वीडियो लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक सुन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 की, तो ये है आपका नौ उदारवाद से संबंधित कि नौ उदारवाद क्या है। तो देखिए इसे भी आप समझने का प्रयास करें आसानी से। इसके साथ ना एक वर्ड लग गया, पहले तो हो गया उदारवाद और उसके साथ लग गया नौ उदारवाद, यानी सिंपल सा अर्थ है जो नौ उदारवाद है कहीं ना कहीं ये उदारवाद का ही भाग रहा है। ठीक है, उदारवाद से आगे बढ़ते हुए विकसित होते हुए ये नौ उदारवाद, जिसे नियो लिबरलिज्म कहते हैं, उसके रूप में हमारे सामने आया। और ये कब उभर के आया, ये खास तौर से तब हमें देखने को मिलता है, ये 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हमारे सामने आया था। और ये आया क्यों, जब देखा गया कि 1970 के दशक के बाद पश्चिमी देश, जो कि खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, तो वहां पे क्या था कि आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक मंदी आ गई। तो उस मंदी के बाद इस नियो लिबरलिज्म या नौ उदारवाद का जन्म होता है। ये जन्म क्यों होता है, क्योंकि हम पुरानी जो व्यवस्था थी या तो उसमें क्या देखते थे, जो व्यवस्थाएं थी
आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आर्थिक व्यवस्था थी, क्रियाकलाप था, व्यापार था, वो सारी चीजें जो है किसके हाथ में थी? सरकार के नियंत्रण में होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी काफी भयंकर आर्थिक मंदी आ गई 1970 में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जो थे, उनमें से खास तौर से कौन थे ये सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे या प्रवर्तक थे, उनका पहला नाम था फ्रेडरिक हॉयक और मिल्टन फ्रीडमैन। इनका विचार था कि अब हमें जो बाजार है उसको जो है स्वतंत्र कर देना चाहिए, बाजारों को निजी हाथ में सौंप देना चाहिए, बाजारों के ऊपर या जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर जो सरकारी हस्तक्षेप है या तो वो बहुत ना के बराबर हो या बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो सिंपली इसी व्यवस्था को नौ उदारवाद के रूप में देखा जाता है, जिसमें कि हम बात करते हैं निजीकरण की बात करते हैं, और इसमें सरकार के कम हस्तक्षेप की बात करते हैं, और इसमें मुक्त व्यापार की बात करते हैं। तो ये आपका नव उदारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। और 1980 के दशक में देखें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रोनाल्ड, तो उन्होंने नौ उदारवादी नीतियों को लागू किया। और नौ उदारवादी नीतियों में सबसे इंपॉर्टेंट था निजीकरण, ठीक है, नियमों में ढील देना और व्यापार को स्वतंत्र करना। तो अब आपको इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर देना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा, यानी जितने भी व्यवस्थाएं थी, आर्थिक गतिविधि थी, उन सभी को सरकार के हाथों से निकालकर खुले बाजार में भेज दिया गया, आपसी प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर था। दूसरा इसमें पॉइंट आ गया कि निजीकरण कर दिया गया, जो भी सरकारी संपत्तियां थी या सेवाएं थे, ठीक है, जैसे हम परिवहन की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सब चीजों को निजी हाथों में दे दिया गया। तीसरा पॉइंट आता है वित्तीय से संबंधित। तो इसमें जितने भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान थी, सभी से एक सरकारी नियंत्रण और जो सरकार का कड़ापन था, कड़ा रूप था, उसको ढिलाई दे दी गई और उसको भी निजीकरण कर दिया गया। मुक्त व्यापार की बात होती है इसमें, यानी कि बॉर्डरलेस ट्रेड। वैश्वीकरण युग में बॉर्डरलेस ट्रेड की बात की गई, जिसमें किसी देश के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी भी देश के साथ जो है ट्रेड करो। समानता पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, इसका एक बाद में हम पढ़ेंगे। इसका ड्रॉबैक भी सबसे बड़ा यही था कि इन्होंने समानता पर ध्यान ना केंद्रित करते हुए आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित किया था। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे आलोचना पूछ ली जाए तो इस आलोचना का सबसे बड़ा की पॉइंट या मेन हेडिंग भी यही बनेगा कि इसमें हमें सामाजिक जो है समानता की वो देखने को मिलती है कि सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनका केंद्र क्या था कि भाई हम तो केवल आर्थिक समृद्धि देखेंगे, चाहे समानता बने या ना बने। इनका पॉइंट था कि जब धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि होगी तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा और सभी लोगों में समान रूप से वितरण होगा, तो ये असमानता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका हमें नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला। होता क्या है कि गरीब वर्ग जो है सेवाओं से वंचित रह जाता है, उसको जो है अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, शिक्षा नहीं मिल पाता, परिवहन के साधन नहीं मिल पाते, तो इस वजह से ये इसका एक फेलियर भी रहा। दूसरा देखते हैं, इसमें आर्थिक अस्थिरता भी आ जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, इसे 1970 के आर्थिक जो मंदी थी उसके बाद इसको शुरू किया गया। लेकिन क्या कारण है कि इसको शुरू करने के बाद भी 2008 में पुनः हमें वैश्विक जो है आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट देखने को मिला? तो इसका साफ कारण है कि जो नव उदारवादी नीति थी वो कहीं ना कहीं फेल हुआ, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण हट गया, बाजारों में जो है धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, मालों की कमी होने लग गई। इसके अलावा देखिए तो इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट क्या रहा कि स्थानीय उद्योगों का पतन हो गया। बाहरी मार्केट तो आ गए, जैसे जो बड़ी बड़ी एमएनसीज आज भी हमारे देश में तो आ रही है, लेकिन जो छोटे उद्योग थे, जो वहाँ के छोटे मोटे उद्योग थे उस देश के या उस राज्य के, तो वो सब समाप्त हो गए। इसके अलावा ये जो निजी कंपनियां थी, इन्होंने पर्यावरण का इतना अधिक दोहन किया कि इससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते रहे, जिसके वजह से काफी ज्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हुए देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कर्तव्य तथा अधिकारों के अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगर हम सभी को यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये पीडीएफ के रूप में आपके सभी 10 के 10 आंसर्स मिल जाएंगे। 2 शर्तें आपको क्लियर कर चुका हूँ। फ्री के रूप में तब मिलेगा जब आप हमारे चैनल को 500 कम से कम स्टूडेंट सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, या फिर आप इसे काफ़ी कम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ स्क्रीन पर दे दिया गया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।